शून्य ही पूर्ण है। क्या आपने कभी इस रहस्य को महसूस किया है? ईशोपनिषद कहता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यह पूर्ण है, वह पूर्ण है, पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है। इस अद्भुत रहस्य की गहराई में उतरने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समय के बारे में काफ़ी बात की और मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई बात हमने की जो तार्किकता से परे थी, अतार्किक थी। ना हमने शुरुआत की, हो सकता है हम अगर चाहें तो हम साहित्यों का सहारा ले सकते हैं, उपनिषदों का सहारा ले सकते हैं, भगवत गीता का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वो बात फिर वही हो जाएगी कि हम शुरुआत करेंगे भरे हुए घड़े से। अगर हम भरे हुए घड़े से शुरुआत करें तो उसमें कुछ डाला नहीं जा सकता। तो जो भी उच्च कोटि के धार्मिक साहित्य हैं वो एक रियलाइजेशन या अंडरस्टैंडिंग या जो भी कहें, एक स्तर प्राप्त व्यक्तियों द्वारा लिखे गए हैं। तो हम उनको एज इट इज़ पढ़ के अगर सीधा सीधा अपने जीवन में लाना चाहें तो शायद हम उनका अनर्थ ही करेंगे। तो इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तार्किकता के ज़रिए अपने दैनिक जीवन को एक मिरर मानकर, एक दर्पण मानकर फिर वहाँ से शुरुआत करें। अगर हम शुरुआत करेंगे उपनिषदों से, जहाँ पे कह दिया गया तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, या सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो हमने तो कोई यात्रा ही तय नहीं की। हमने तो एक बहुत बड़े वाक्य से ही शुरुआत किया। तो जब बिना किसी क्लैरिटी के, बिना किसी तार्किकता के अगर हम किसी भी वक्तव्य को ले लें और उसको सत्य मान लें तो उसका हम अनर्थ ही करने वाले हैं, क्योंकि उस वक्तव्य को ग्रहण करने की, उस चीज़ को ग्रहण करने की पात्रता या योग्यता हमें नहीं है। और ये तो हम आउटवर्ड भी देखते ही हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ में एक्सपर्टीज क्लेम करना है तो आप पहले उसकी एग्जामिनेशन देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम सीधे और इस तरह की बातें कई तरह के धर्मों में, कई तरह के साहित्यों में और वेदांतों में तो खुल कर सामने आती हैं, लेकिन शुरुआत ही अगर वहाँ से किया जाए तो शायद हमारे आम जीवन में कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अगर हम जीवन को दर्पण मानकर, अपने व्यक्तिगत जीवन को दर्पण मानकर शुरू करें, तभी शायद हम तार्किक रूप से कहीं पहुंच पाए। तो दोस्तों, अभी इसी तार्किकता को आगे बढ़ाते हुए अगर हम ये देखें कि जब हम ये देखते हैं कि समय मूवमेंट है, और एक और बात कहनी ज़रूरी है कि हम हर बार आउटर एक्शन और इनर एक्शन की बात लाते हैं ताकि ये बात स्पष्ट हो पाए कि जो आउटर एक्शन है वो प्रकृति के नियम के अनुसार ज़रूरी है, जो ज़रूरी है वो होता है। तो हम जब ये बातें कहते हैं तो हम उसे आउटर एक्शन से कंफ्यूज ना कर लें कि जब हम कह रहे हैं कि समय मिथ है या समय शत्रु है, तो हम उसे इस ढंग से ना लेने लगे कि हमारे आउटर एक्शन में भी फिर हम आउटर एक्शन ही बंद कर दें। अगर समय शत्रु है, क्योंकि आउटर एक्शन तो बिना टाइम के पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, और अगर समय जो मेजर है, समय क्या है, मेजर है, अगर और मेजर आप किसको कर रहे हैं? आप किसी भी आउटर एक्शन को आप तभी कर पा रहे हैं जब आपने उसका कोई मेजर रखा है अपने दिमाग में। तो मेजर आउटर एक्शन में चाहिए। तो जब हम समय को शत्रु कह रहे हैं या इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आउटर एक्शन स्टॉप हो गया, या जब हम मैं को हम सारी समस्याओं का जड़ कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब
हम अपना शरीर नष्ट कर दें। हमें ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है कि बाकी भौतिक प्रकृति जैसा हमारा शरीर, ये जो शरीर है ये भी एक भौतिक प्रकृति है। जो शत्रु है वो साइकोलॉजिकल टाइम है, साइकोलॉजिकल समय है, साइकोलॉजिकल मैं है, और मैं तो पूरी तरह साइकोलॉजिकल है। बाहरी एक्शन में तो अगर हम बाहरी एक्शन में लें तो उसमें मेजर तो समझ में आता है, लेकिन बाहरी एक्शन में भी मैं की ज़रूरत समझ में नहीं आती। जो भी काम होना है या करना है वो काम तो होगा ही, तो उसमें ये सेंस लाना कि मैं कर रहा हूँ वो आउटर एक्शन में भी मिथ्या है। तो मैं तो आउटर एक्शन में भी मिथ्या है, लेकिन आउटर एक्शन में मेजरमेंट चाहिए, और उस मेजरमेंट को ही हम टाइम कह रहे हैं। तो हम जो भी बात करते हैं वो इनवर्डली बात करते हैं। आउटवर्डली या आउटर एक्शन का हम उदाहरण लेते हैं उस चीज़ को समझने के लिए कि आउटर एक्शन को हम एज इट इज़ इनवर्डली नहीं उतार सकते। और ये इनवर्ड और आउटवर्ड का जो डिस्टिंक्शन है, जो द्वैत है, ये आता भी इसीलिए है क्योंकि ये मैं बैठा हुआ है जो आउटवर्ड को इनवर्ड से सेपरेट करता है। तो दोस्तों, अगर हम अभी तक साथ हैं और हमने देखा कि समय की वजह से मूवमेंट है, इनवर्ड मूवमेंट है, सेंस ऑफ बिकमिंग है कि हमें कुछ और होना है, हम जो हैं वो काफ़ी नहीं हैं, हमें और अच्छा होना है, हमें ईश्वर तक पहुंचना है। और हम जानते हैं आउटवर्ड एक्शन में कोई एक स्थान तो नहीं है जहां ईश्वर बसते हैं और हम वहां चले गए। ये आउटर एक्शन की कतई बात नहीं है। इनवर्डली हमें कुछ होना है, ये मूवमेंट है, और ये मूवमेंट चली आ रही है। और शायद इसीलिए ये पूरा चक्र भी है कि हमें कहीं पहुंचना है, और जब हमें कहीं पहुंचना है, और ये सब साइकोलॉजिकली या इनवर्डली बात हो रही है, तो हम सारा जीवन उसमें लगे रहे, और उसी प्रोसेस में हमारी मानसिक क्षमता ने उसको मेमोरी बनाया। वही मेमोरी डीएनए के थ्रू जनरेशंस में ट्रांसमिट हुई, और इस प्रोसेस में ये पूरे मानवीय चेतना या ह्यूमन कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन गई। तो यही जो सेंस ऑफ बिकमिंग है, यही जो सेंस ऑफ मूवमेंट है, शायद इसीलिए इसे साइकिल कहते हैं। हिंदू धर्म में तो बहुत ही क्लियरली इसे जीवन मरण का चक्र कहते हैं, और इस चक्र में हम फंसे रहते हैं। ये चक्र आ कहाँ से रहा है? ये चक्र इसीलिए आ रहा है कि मूवमेंट है। मूवमेंट क्यों है? क्योंकि टाइम है। अब जब हम ये देखते हैं तो क्या टाइम स्टॉप होता है? स्वाभाविक रूप से अगर ये चीज क्लियर है, कोई सेंस ऑफ बिकमिंग नहीं है, तार्किक रूप से हमने देखा कि सेंस ऑफ बिकमिंग है, उसके वजह से ये सारा साइकिल है, सारा झंझट है। तो हम ये देखते हैं और फिर हम कहते हैं कि सेंस ऑफ बिकमिंग की ज़रूरत क्या है, ये इनवर्ड मूवमेंट की ज़रूरत क्या है। और कोई भी चीज़ जो रैशनल हो, जो तार्किक हो, उसको मानव स्वीकार करता है, या जो हमारे लिए खतरनाक हो उससे भी हम क्लियर डिस्टेंस बनाते हैं। तो अगर ये वास्तविक रूप में बात क्लियर है, स्पष्ट है, तो समय का अंत होगा, होता ही है, होना ही है, क्योंकि हमने देखा कि ये मूवमेंट का कोई अंत नहीं, इस मूवमेंट में दुख है, और इस मूवमेंट में उलझकर हम बस उलझ ही सकते हैं, हम उस साइकिल में ही रह सकते हैं। तो टाइम का स्टॉप होता है, होना है। अगर उस अवस्था में है और अगर ये बात परसीव हो गई है, स्पष्ट हो गई है, तो समय रुक गया। समय रुकने का मतलब मूवमेंट रुक गई। और ये सारी बातें हम इनवर्ड बात कर रहे हैं। कृपया ये ना समझें कि आउटवर्ड एक्शन रुक गया और हम निष्क्रिय हो गए, ये बात वो नहीं हो रही। ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। जो इनवर्ड सेंस ऑफ बिकमिंग है कि मुझे कुछ और होना है, वो रुक गया, और फिर जो आउटवर्ड एक्शन है वो जरूरत के अनुसार या कह लें प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है, लेकिन सेंस ऑफ बिकमिंग रुक गया, टाइम रुक गया। तो जब टाइम रुक गया, सेंस ऑफ बिकमिंग रुक गया, थॉट रुक गया, ये सारी एक ही चीजें हैं। और
जो सेंटर है या जो मैं है, फिर वो मैं तो रहा ही नहीं। अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो मूव कौन करेगा? मूवमेंट ही नहीं है तो मूव करने वाला भी नहीं रहा, ऑब्जर्वर भी नहीं रहा। लेकिन एक्शन हो रहा है, सृष्टि खत्म नहीं हो गई, सृष्टि नहीं रुक गई। मैं नष्ट हो गया, टाइम स्टॉप हो गया, थॉट स्टॉप हो गया। फिर क्या हो? फिर क्या? जब कोई विचार नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, तब तो प्रकृति है, प्रकृति में फॉर्म्स हैं। शरीर एक फॉर्म है, पेड़ पौधे दूसरे फॉर्म हैं। और हम जानते हैं कि कोई भी फॉर्म, कोई भी भौतिक रूप से व्यक्त चीज या वस्तु, हम जो भी कह लें, भौतिक प्रकृति, वो बिना एनर्जी के तो नहीं चल सकती। तो हम कह सकते हैं एनर्जी। और आज के दौर में तो हम बिल्कुल ये साइंटिफिकली भी कह सकते हैं। आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन E=mc² तो यही बताता है कि मास और एनर्जी इंटरकन्वर्टिबल है, या हम कहें एनर्जी ही मास है या मास ही एनर्जी है। तो जो मास है वो है क्या? वो फिजिकलिटी है, भौतिकता है। तो जो भौतिक है वो एनर्जी है। और हम देखते हैं कि, और या देखा जाए, मैं प्रयास करूंगा कि मैं या हम का प्रयोग कम हो, क्योंकि उससे किसी मैं का बोध ना हो, किसी ऑब्जर्वर का बोध ना हो। जो फैक्ट है, जो हो रहा है, जो क्लियर है, वो सिर्फ उसकी बात हो। फैक्ट क्या है कि फॉर्म है, इस फील्ड ऑफ एनर्जी में फॉर्म है। शरीर का एक फॉर्म है, इस शरीर का एक फॉर्म है। जो शरीर सुन रहा है, उस शरीर का कोई और फॉर्म होगा, उसका जो कॉन्स्ट्रक्ट है वो कोई और होगा। जब हम कहें कॉन्स्ट्रक्ट कोई और होगा तो उसमें जो मेमोरी है वो कुछ और होगी, उसमें इंफॉर्मेशन कुछ और होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि हम अमरूद का बीज लगाएंगे तो अमरूद का पेड़ ही जन्मेगा, या केले का बीज लगाएंगे तो केले का पेड़ ही जन्मेगा। तो बीज में भी वो इंटेलिजेंस है, हर बीज में वो इंटेलिजेंस है। तो जो अलग अलग शरीर हैं, हर शरीर जो अलग फॉर्म है, उस फॉर्म में अपनी मेमोरी है, और वो फॉर्म अपनी मेमोरी के हिसाब से ही चलेगा। अब वो मेमोरी जैसी भी हो, वो मेमोरी हो सकता है अहिंसा की हो, वो मेमोरी हो सकता है हिंसा की हो सकता है प्रेम की हो सकता है घृणा की हो। लेकिन सिर्फ प्रेम, सिर्फ हिंसा, सिर्फ घृणा, ऐसा नहीं संभव, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविकता में तो मैं का नाश नहीं है, मैं ही सब कुछ है। तो जब मैं कह रहा हूँ वास्तविकता में मैं ही सब कुछ हो, तो कहने का मतलब जो वास्तविकता, जो रियलिटी हम देखते हैं, जो हमारे सामने दिखती है, जैसा हम अनुभव में रहते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में तो मैं का अंत नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो मिक्सचर है, घृणा का, प्रेम का, द्वेष का, सुख दुख का, ये मिक्सचर अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग शरीर के, मानव शरीर के फॉर्म्स में मेमोरी के रूप में है, और उस मेमोरी से वो एक्शन हो रहा है। तो क्या तार्किक रूप में ही सही, क्या ये बात स्पष्ट नहीं हो रही कि एक फील्ड ऑफ एनर्जी है, और उस फील्ड ऑफ एनर्जी में ये फॉर्म्स हैं, और ये जो फॉर्म्स हैं, मानव शरीर के फॉर्म, दूसरे जीव जंतुओं के फॉर्म, या किसी भी भौतिक चीज की फॉर्म, वो फॉर्म है उस फील्ड ऑफ एनर्जी में। इसके अलावा और क्या है? तो जिसे हम बहुत कुछ कहते हैं, वो वास्तविकता में क्या है? वो तो बस एनर्जी में फॉर्म्स हैं, या एनर्जी ही है, जो कि हम बात कह चुके कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस, आइंस्टीन की जो फेमस थ्योरी है, जो कि लॉ है, E=mc²। भौतिकता एनर्जी ही है। और ये एनर्जी का आधार क्या है? किस आधार पर ये एनर्जी है? जब हम देखें कि समय स्टॉप हो गया,
कोई मूवमेंट नहीं, कोई थॉट नहीं, और इनवर्डली पूरी तरह स्थायित्व है। तो पहली चीज, जो मानसिक शोर है, जो मानसिक नॉइज है, जो मेंटल चैटर है, वो रहा ही नहीं, वो पूरी तरह समाप्त हो गया। फिर क्या है? फिर एक स्वाभाविक साइलेंस है। और वो साइलेंस क्या मेरी है, क्या आपकी है? मेरी और आपकी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहां मैं नहीं है, ऑब्जर्वर नहीं है। फिर सिर्फ साइलेंस है, और साइलेंस में कोई इनवर्ड एक्टिविटी नहीं, लेकिन प्रकृति का पोषण फिर भी हो रहा है। तो ये जो साइलेंस है, इस साइलेंस को शायद कई जगह नथिंगनेस भी कह सकते हैं। तो जब हम नथिंगनेस कहते हैं, तो कहने का मतलब जो ये पूरी एनर्जी है, या ये जो पूरी प्रकृति है, उसका जो आधार है, वो जिस बेस पर टिकी है, वो किस बेस पर है? वो बेस तो साइलेंस है, वो बेस तो नथिंगनेस है। क्योंकि अगर कुछ आना है, अगर कुछ भौतिक आना है, तो वो एनर्जी से आएगा। और अगर हम कहें कि एनर्जी कहां से आ रहा है, तो आज साइंटिस्ट भी ये कहते हैं कि जो प्योर वैक्यूम है, वो वैक्यूम एक्चुअली वैक्यूम नहीं है, उसमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो उसी नथिंगनेस से, उसी नथिंगनेस के आधार पर, या उसी नथिंगनेस के बेस पर पूरी एनर्जी है, और उसी एनर्जी में ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो मैं या आप नहीं, मैं या आप इस एनर्जी के एक्सपेंस में फॉर्म्स हैं। तो इसी नथिंगनेस में सब कुछ है। तो और ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ एनर्जी है। तो नथिंगनेस इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एनर्जी। दोस्तों, इस पर अवश्य विचार करें, और इसमें क्या कुछ अतार्किक लगता है? अगर अतार्किक लगे तो वापस विचार करें, जरूरत हो तो कमेंट भी करें, लेकिन इस इंक्वायरी को ना रुकने दें। धन्यवाद दोस्तों।